डेली वीडियोस फ्री कोचिंग के लिए भी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको डेली वीडियो PDF नोट्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका 80+ का टारगेट कवर हो जाएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कीजिए। जैसे कि हंस जे मार्गेंथो जी ने पावर के बारे में बताया था कि पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रगल है एक पावर के लिए। हर एक जो देश है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पावरफुल होना चाहता है। अब जो पावर है इनके अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे कि एक्सपर्ट पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, रेफरेंट पावर, etc. So let's start with power. Power is the ability to influence others to believe, behave, or to value as those in power desire them to, or to strengthen, validate, or confirm present beliefs, behaviors, or values. तो पावर है क्या? एक वो एबिलिटी है जो दूसरों को प्रभावित करती है, चाहे पर्सनैलिटी से हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति के जो आइडियाज़ हैं वो हमें अच्छे लग जाएं, कोई वैल्यूज़ अच्छे लगें, या कोई हमारा बिहेवियर है। तो ये जो है एक पावर के रूप में होता है, जो कि एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है, एक दूसरे उसमें बिलीव करें। Power is a social force that allows select persons to mobilize others, to organize others, to act in concert, and to melt away resistance to leaders' authority. Power manifests itself in several forms. Other power form includes information power, tradition power, and charismatic power. तो पावर है क्या? पावर एक अथॉरिटी है। अब पावर की बहुत सारी जो है टाइप है, जैसे कि एक्सपर्ट पावर मैंने पहले भी बताया था, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, रेफरेंट पावर, कोर्सिव पावर। तो कुछ और भी पावर्स होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन पावर हो गई, ट्रेडिशन पावर हो गई, या कोई पर्सनैलिटी, करिज्मेटिक पावर होती है। कोई पर्सनैलिटी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो प्रभावित करती है, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना कार्य करता है। Expert power is based on what one knows, what experiences one has, and or what special skills or talents one has. Reward powers is based on the right of some to offer tangible, social, emotional, or spiritual rewards to others for doing what is wanted or expected of them, or to deny others something tangible, social, emotional, political, or spiritual for failing or to refusing to do what is desired or expected of them. एक्सपर्ट पावर में होता है कि क्या एक व्यक्ति जो है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, स्किल्स कौन कौन सी हैं उसकी, टैलेंट क्या क्या है। रिवॉर्ड में है कि जो हमारे सोशल, इमोशनल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल जो हमारे लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड मिलता है। कई बार रिवॉर्ड पावर ऐसे हो जाती है। Some examples of reward power are a child is given $1 for earning better grades. तो जैसे कई बार उसको ग्रेड्स मिलते हैं डॉलर के थ्रू। A student is admitted into an honors society for excellent effort. कोई अच्छा काम करता है तो उसको सोसाइटी ऑनर करती है। A retiree is praised and fitted for lengthy service as a retirement party. तो रिटायरमेंट पार्टी पे एक व्यक्ति को जब मिलता है, जैसे कि कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अगर व्यक्ति फर्स्ट आता है तो उसको भी जैसे कुछ प्राइज़ मिलता है, तो वो भी एक तरह की जो है रिवॉर्ड कैटेगरी में आ जाता है। Legitimate power results from one's being elected, selected, or appointed to the position of authority. Some examples of legitimate power includes a police officer's legitimacy to make arrest, a parent's legitimacy to restrict a child's activities, the president's legitimacy to live in the White House, and the Congress legitimacy to declare war. तो कुछ है उनके पास अथॉरिटी होती है, जैसे कि इसके एग्जांपल्स है, पुलिस की है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, और पेरेंट्स की है कि बच्चे को किसी काम को वो मना कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की है कि वो वाइट हाउस में रहता है, कांग्रेस की है, कांग्रेस की लेजिटिमेसी है कि वो डिक्लेयर वॉर कर सकता है। Some examples of referent power are each of the last 5 House press secretaries have been paid handsomely for their memories relating to their presence at the seat of government. तो ये भी रेफरेंट पावर्स में ही आता है कि जैसे एक व्यक्ति जो है उसे
सीट प्रेजेंट हुई गवर्नमेंट में। मिसेस हिलरी क्लिंटन गेंड पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ बाय हर मैरिज टू द प्रेसिडेंट, तो उसे पॉलिटिकली पैसे मिले प्रेसिडेंट से उसने मैरिज की। तो coercive power exists when the use of or the threat of force is made to extract compliance from another. Force is not limited to physical means. सोशल, इमोशनल, पोलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसमें जो है वो एक डर होता है फोर्स का, और जो फोर्स है वो लिमिटेड नहीं है, वो कोई भी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, सोशल, इमोशनल, पोलिटिकल और इकोनॉमिक किसी भी तरीके की हो सकती है। Coercion typically portends fear, distrust, a lack of positive regard for the powerful, and no loyalty toward the powerful. Information power comes as a result of possessing knowledge that others need or want. इंफॉर्मेशन पावर जो है एक रिजल्ट की तरह होती है कि दूसरों को वो चीज़ पता है। इंफॉर्मेशन पोजेस दैट नो वन नीड्स और वांट्स इज पावरलेस, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो पावरलेस नहीं होता। This power type also extends to the ability to get information not presently held, such as a case with the librarian or database manager. Not all information is free-flowing. Some information properly is in control of few people. अब यही है कि हर एक व्यक्ति को हर एक नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे जो कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उन्होंने अपने जो बनाए हुए होते हैं रूल्स तो सभी को बताते हैं, लेकिन कुछ उनके जो कार्य होते हैं वो सभी को नहीं बताते। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी डाटा नहीं बताते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती, कॉर्पोरेट ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बताए जाते, कोर्ट रिकॉर्ड नहीं बताए जाते। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं प्राइवेसी से जो सेटल किए जाते हैं वो नहीं बताए जाते, जैसे कि स्विस बैंक अकाउंट ऑनर प्राइवेट फ़ोन कन्वर्सेशंस की प्राइवेटली एक व्यक्ति ने क्या बात की है वो नहीं बताई जाती। ऑफ कोर्स लीगली obtained phone tap warrants, spying, eavesdropping, group agency member leaks can allow others not intended to be privy to information. Tradition power is that force that is exerted upon us to conform to traditional ways. Traditions for the most part are social construct. They invite, seduce or compel us to conform and act in predictable patterned way. तो कई बार जो व्यक्ति है स्पाई से या उनके बारे में दूसरे के बारे में जानकारी ली जाती है, लेकिन ये है कि हमें कई बार कंपेल किया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि हम जो है उन्हें फोर्सफुली वो चीज़ें बताएं। अब पावर को बहुत सारे ऑथर्स जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया, जैसे कि होब्स हो गए और लेक्स हो गए। ये लॉक नहीं है, ये स्टेवन लेक्स है। So let's start with Hobbes. The most traditional view of the power is that it is a form of control over a person, a way of forcing one person to obey another. तो ये एक तरह का फोर्स है कि दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली कहना कि आप हमारी बात जो है मानो, तो एक तरह की ये डोमिनेशन हो जाती है। आगे होब्स कहते हैं that in a state of nature we would all have power over each other, meaning the most violent would win. In order to escape from this brutality we should have to accept and submit to a monarch. तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति अगर बहुत कोई किसी को दबाता है, ऑप्रेस करता है या बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करता है, तो कई बार ऐसा होता है ब्रूटलिटी, जो दूसरे के साथ गलत बिहेवियर करते हैं वो ज़्यादा जीत जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा है कि हमें एक मोनार्क डिक्टेटरशिप है, किसी भी राजा को एक्सेप्ट कर ले कि इस स्थिति से हमें ना गुजरना पड़े। The king would have power over us, would dominate, have the ability to force their will upon us and get us to do things we should not otherwise, but this is the price of order. तो अगर राजा नहीं होगा तो दूसरे व्यक्ति हमें डोमिनेट करेंगे, राजकता फैलेगी, किसी भी तरीके का रूल रेगुलेशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने होब्स ने बताया है। नेक्स्ट इज लेक्स। For an analysis of power, we rely on Stephen Lakes, a political philosopher from Manchester. He brought together previous works on power in his two phases, but noticed that previous thinkers had missed out a huge area of influence in our lives. This is when he came up with a radical view of power, his third phase. तो उन्होंने 2 फेसेस के बारे में पहले बात किया है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं मैनचेस्टर के। उन्होंने कहा है कि जो 2 पहले फेसेस हैं प्रीवियस, इनमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो
ऐड नहीं किए, इसलिए उन्होंने थर्ड फेज की बात की है जो कि रेडिकल है। Power as defined by Klein is the ability, whether personal or social, to get things done, either to enforce one's own will or to enforce the collective will of some group over others. Power is therefore an ability or potential of an individual or groups of individual to influence and compel action. तो इसमें क्या है कि वही बता रहे हैं कि पावर है क्या। तो क्लाइन ने बताया कि पावर वही है जो हम दूसरे को क्या करते हैं, फोर्सफुली कहते हैं कि आप ये काम करो, उन्हें कंपेल करते हैं। तो ये एक तरह का फोर्स है। पावर कैन देयरफॉर बी फोर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ एक्शन वेदर एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड और नो। This differs from authority in that authority comes with recognition of the right to exercise power. Hence, authority also encompasses the legitimacy defined as a socially constructed and psychologically accepted right to exercise power. तो ये क्या है, एक पावर को हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे सोशली कंस्ट्रक्टेड हो चाहे साइकोलॉजिकली हम किसी वजह से उसे एक्सेप्ट करते हैं। अथॉरिटी देयरफॉर रेफर्स टू द एबिलिटी एंड राइट टू इन्फ्लुएंस एंड कंपेल एक्शन। तो अथॉरिटी करती क्या है, एक हमारे पास एबिलिटी है कि जिसे हम दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि वो हमारी बात को माने। Max Weber, therefore, as noted above, identifies three ways in which people gain and exercise authority, but argues that one of them, the legal rational type, is the most rational form of authority. What then did he mean by rational? तो मार्क्स वेबर हैं, उन्होंने 3 वेज बताए हुए हैं, जिनमें से सबसे उन्होंने इम्पॉर्टेंट वे जो है रैशनल बताया है। In Core Student Dictionary defines rational as something reasonable and sensible and is governed by or showing evidence of clear and sensible thinking and judgment based on reason rather than emotion or prejudice. तो उन्होंने पूछा कि रैशनल है क्या, क्यों मार्क्स वेबर जो है वो लीगल रैशनल टाइप को बहुत आगे मानता है, क्योंकि जो रैशनल थिंकिंग होती है, रैशनल व्यू है इसमें, वो उसमें रीजनेबल और सेंसिबल थिंकिंग है और जजमेंट भी किसी भी इमोशन या प्रेजुडाइज पर बेस्ड नहीं होता। Rational authority is one, therefore there is no arbitrary but is objectively reasonable based on sensible thinking and clearly reasonable judgments. It is also defined rationality as being based on logic. If authority, a type of authority, is therefore to be deemed more rational, it must be logical, sensible, objective and reasonable enough relative to the others. तो क्या है, ये मोस्टली बेस्ड है लॉजिक पर। तो कोई भी अगर चीज़ लॉजिक पर बेस्ड है, सेंस पर बेस्ड है, कोई इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं दूसरों के लिए, तो वो जो है वो क्या आ जाती है चीज़ उसमें रैशनल। Power in the context of politics can be defined as the ability to get others to do things even what they might not want to. Power can operate through persuasion so that people cooperate willingly and freely on the basis of reasons they accept, or through coercion, the use of threats, sanctions and force. तो पावर है कि एक व्यक्ति के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने जो काम है दूसरों से मनवाए, चाहे वो कोई रीज़न पर बेस्ड हो, चाहे वो फोर्सफुली मनाए, चाहे कोई व्यक्ति उससे डरे या वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी से, उसके क्रिस्मा से जो है वो इन्फ्लुएंस होके वो उसकी बात माने, लेकिन जो उस पर बेस्ड होता है। According to the traditional view, the power generally at the rest with the few at the top, while the many at the bottom have little power. तो कहते हैं कि टॉप पे एक व्यक्ति के पास ही ज़्यादा पावर होती है या 2-3 व्यक्तियों के पास ज़्यादा पावर होती है, बाकी व्यक्ति जो हैं वो बॉटम में होते हैं पावर। माइकल Foucault on power. It is almost impossible today to deal with the subject of power without relating to Michael Foucault. He himself lives in peace with the contradictions and the dialectics that his approach creates. However, anyone who, like myself, is interested in applying his approach runs into more than a few difficulties. The solution I have found is drawn from Foucault himself, who claimed that anyone who wants to make use of knowledge may and should quote aggressively and make use of what he requires without committing herself
to the entire theory. In this spirit, I will make use only of the principal point of Foucault's thought on the subject of power and the research of power. As already stated, Foucault's writing is full of contradiction. Foucault was influenced by Weber and Marx, but unlike them, didn't feel committed to the comprehensive analysis of organizations or of economic assets. He chose each time to analyze a different social institution. तो वो जो फैकॉल्ट जी हैं वो पावर के बारे में बताते हैं कि जो पावर है एक तरह से किसी को ज़रूरी नहीं है कि वो कमिट करके हम कहेंगे कि हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नहीं, ये हम एग्रेसिवली भी करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति से प्यार से भी करवा सकते हैं। तो जो फैकॉल्ट जी हैं वो वेबर और मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने उनकी जो इकोनॉमिक एसेप्ट्स हैं या एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें इतना कमिट नहीं किया, लेकिन उनका जो पूरा फैकल्टी का काम है वो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस पर है, लेकिन उनके अपने व्यूज़ में ही जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है। लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। अब पावर तो हमें पता चल गई कि पावर क्या है, कि किसी भी व्यक्ति से जो है वो काम करवाना है, इतने हम पावरफुल होंगे तो ही व्यक्ति जो हमारा दूसरे या स्टेट हमारा काम करेगी। तो वो किसी भी तरीके की हो सकती है कि हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फोर्सफुली करवा रहे हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The individuals, by joining together in some sort of organization, develop power to do certain things which they cannot do by themselves. An organization can exploit the special capacities and knowledge of its members. Therefore, the major actors in political process always devote a great attention to the maintenance, expansion, and reorganization of the existing organizations and try to build new ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनको मनवाने के लिए एक अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है। ये हमें क्या करता है, ज्वाइन करता है अपने साथ, और जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो जो है इसमें बताई जाती हैं, वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते। इनको मेंटेन करके रखा जाता है, रीऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। स्टेट्स हैव पावर इन द एंड बिकॉज दे कैन मेक लॉज। अब स्टेट कहते हैं, स्टेट के पास पावर है, वो क्यों है? क्योंकि स्टेट जो है उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं। अगर लॉज ना हो, हमने पहले भी बात की है कि अगर लॉज ना हो तब अनार्की हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, जिससे जो है कोई भी व्यक्ति जो है अच्छे से ढंग से कार्य नहीं करेगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए एक स्टेट के लिए जो लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो लॉज हैं यही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? पावर। And laws are enforced by the police, again in the end by the use of force. If you don't obey the law at some point, you will be fined or jailed or worse. अगर आप जो लॉज बताएंगे उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फाइन किया जाएगा। However, we want to be able to make distinction between cases in which it is right that the state has power and cases in which it is wrong or objectionable in some way. To make this distinction, we need the concept of authority and legitimacy. तो इसमें जो है कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पावर जो है रॉन्ग टाइप की भी होती है, ऑब्जेक्शनेबल भी होती है, तो वो हम अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में पढ़ेंगे। तो हमने आज पावर के बारे में जाना। पावर है क्या? पावर वो एक तरह की शक्ति है जिससे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होकर जो है हमारा कार्य करते हैं। वो चाहे ज़रूरी नहीं है कि अकेले प्रभावित होकर करें, डर के मारे भी कर सकते हैं। जैसे कई व्यक्ति जो है वो रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हम ये कार्य। Even if relationship between the parliament and the government can be very different in democracies, parliaments fundamentally always have the same function. पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का एक रिलेशनशिप होता है क्योंकि ये दोनों जो है व्यक्ति के लिए, सभी पूरी स्टेट के वेलफेयर के लिए होती है। तो डेमोक्रेसी में ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों के काम जो वेस्टेड विद द ऑफिस ऑफ प्रपोजिंग लॉज। तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट का क्या काम है? वो लॉज को बनाते हैं। दे होल्ड द राइट टू पुट फॉरवर्ड प्रपोजल्स ऑफ लॉज। In the systems of parliamentary governments, the right is often assigned to the government as it represents a majority in the parliament, and the likeliness of having a bill
passed is greater in this case. In a general rule, the relative majority is enough to pass a bill. On the other hand, laws that deal with essential themes such as the Constitution, for example, often needs a majority of 2/3 or a referendum to be validated. तो एक रूल बनाने के लिए, एक लॉ बनाने के लिए जो है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी विंस करती है, मेजॉरिटी की वोट्स होंगी तभी जो वो उन्होंने बिल बनाया है वो अप्रूव होगा, तो इससे जो है वो लॉ बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में एसेंशियल थीम है, कोई अमेंडमेंट है या कुछ ऐड करना है, तो भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो वोट करती है या रेफरेंडम होता है, तब जो है इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड होता है या कुछ अमेंडमेंट होती है। As it has been mentioned in the last chapter, the parliament is vested in front of the government with the office of controlling. In case of doubt concerning the work of the government, the parliament can create inquiry commissions or order the judiciary power to carry out investigations. In the parliamentary system, the National Assembly has also the possibility to destitute the government. In this system, control is rather between the government and the opposition and much less between the legislative power and the judiciary power. तो कहते हैं हमने पढ़ा है मोस्टली कि जो पार्लियामेंट है उसमें कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं दे स्विम एंड सैंग टुगेदर, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। तो वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग इंक्वायरी कमीशंस होती हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, नेशनल असेंबली भी होती है गवर्नमेंट के लिए इसमें। तो अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी जो है वो कहे कि ये काम उनका गलत है या फिर वो प्रूव हो जाए, तो उन्हें जो लोकसभा है वो डिसॉल्व करनी पड़ती है। इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव पावर है और जुडिशरी पावर है, उनसे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो अलग है। वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, सभी ही अलग अलग है। जुडिशरी का अपना रूल है, लेजिस्लेटिव पावर जो लेजिस्लेचर है उनका अपना रोल है और एग्जीक्यूटिव का अपना। तो पार्लियामेंट में लॉज को जो है बनाने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। इसका क्या मतलब है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकुलेट और एक्सप्रेस पॉपुलेशन विल बिकॉज इट इज़ द पॉपुलेशन दैट दे रिप्रेजेंट। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की जो है वो इच्छा होनी चाहिए कि वो लॉ जो है आर्टिकुलेट हो, बने। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन बिल बोला जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है जो उन्हें मानते हैं, तो वही बिल जो है वो लॉ बनता है। Members of Parliament try to inform the population on their job through public sessions, reports of those sessions in the media, as well as specifically targeted demonstrations. They try at the same time to support the population in expressing their political will. तो इसके लिए पब्लिक सेशंस लगते हैं, मीडिया के थ्रू सेशंस लगते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती है कि लोगों को भी इन सब के बारे में पता चले। क्योंकि सबको ये उनके व्यूज़ तभी बनेंगे जब उनको हर एक चीज़ की जो है वो नॉलेज होगी। एज द जनरल रूल दे आर सब्जेक्ट टू अ डबल प्रेशर एज दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर attendance at the parliament on the one hand and at the constituency on the other hand. तो इनमें थोड़ा प्रेशर होता है कि पार्लियामेंट का भी होता है तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी होता है। In their constituency, they arrange appointments with some organizations or other institutions, great audiences and talk directly to the citizens to try to understand issues about their place of work. तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट्स अरेंज करते हैं, उनकी जो बातें हैं वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट की जो मेन बातें हैं वो डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, अपने इश्यूज़ को पहुंचाते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। इन अ डेमोक्रेसी pluralism is considered and applied as a form of social order and policy.
In the field of politics, pluralism implies that a large number of interest groupings and associations that get together freely are reciprocally in a situation to competition to win influence in social and political life. These groupings can be of political, economic, religious, ethnic और of any nature. तो प्लूरलिज्म क्या होता है, इनमें कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बने हुए होते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए. तो वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग होते हैं, चाहे उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस हो उन पर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का, वो चाहे कोई सोशल ग्रुप हो, चाहे कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रुप हो, कोई रिलीजियस ग्रुप हो या एथनिक ग्रुप हो, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है. A plural society is characterized by respect, acceptance, and recognition of all points of view, no matter how different or diverging they can be, and the dissemination as well as the enforcement should not be faced with any obstacle. Pluralism is based on controversial discussions whose results are often built on compromises which eventually satisfy all the involved groups, or at least आर एक्सेप्टेबल एज अ होल. तो इनके जो व्यूज़ हैं वो भी मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है वही विन करते हैं. ये नहीं कि कोई कम व्यक्ति जो है वो माने तो वो रूल बन जाता है, ऐसा नहीं है. इसमें भी डिस्कशन होती है और जो ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है जिस रूल को मानते हैं तो वही जो है वो अप्लाई हो जाता है. इन प्लूरलिज्म either dialogues, points of view exchange or discussions as well as ideas and opinions that are debated there have a constructive feature within the framework of social process of expression of ideas and political will of citizens, even if they are either contrary to or opposed to the regime in place or even closer to the ऑपोजिशन. तो उनके जो कई बार ऐसे होता है डिस्कशन से कोई आइडियाज़ या उनके जो ओपिनियंस है उससे व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति जो है ऑपोजिशन का ही हो, लेकिन कई बार जो है उसे दूसरी पार्टी के रूल्स और रेगुलेशन जो है वो पसंद आ जाते हैं. Next is the government and the opposition. The opposition must be vested with parliamentary rights. The majority party must not have the right to change the rules of the game in such a way that it could give rise to some disadvantage for the opposition. The latter must have the possibility of challenging the government and of putting forward its criticisms. It is important anyway that during election campaigns the opposition have the same advantages as the party in power. This means, to go into some details, that it must have the same access to the press, the radio and the television, and its program can be presented freely in the streets. Despite all these rules, a fair game between the government and the opposition is only possible if the two parties respect the fundamental principles of democracy, and if they are ready to willingly take action according to these प्रिंसिपल्स. तो इसमें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उसके पास भी पार्लियामेंट्री राइट्स होते हैं, तो उसे वो एक गेम की तरह नहीं लेना चाहिए. मेजॉरिटी पार्टी हमेशा विन करती है, लेकिन कुछ ऑपोजिशन या फिर रूलिंग पार्टी की भी डिसएडवांटेजेस होती हैं, इसीलिए जो है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो जो भी व्यक्ति है जो टीवी पर, रेडियो पर, जैसे भी उनके जो स्लोगन्स होते हैं या जो उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो रियल में भी उनको वही निभाने चाहिए जो वो स्ट्रीट्स में बताते हैं. इसीलिए तभी जो है वो डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स जो है लागू हो पाएंगे. We have just described the general framework that defines the working context of the opposition, but you surely have the impression that at a particular point or another, things do not happen in such a simple way and without any problem in practice. This impression is totally justified because the job of the opposition is not as easy that even in modern democracy. तो कहते हैं कि चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं हैं जितनी जो पहले थी. कहते अब जो है ऑपोजिशन की जो जॉब है वो इतनी भी जस्टिफाइड नहीं की गई है, कोई इतना इजी काम
नहीं है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। तो नेक्स्ट है हमारा पब्लिक ओपिनियन एंड फ्रीडम ऑफ द मीडिया। पब्लिक ओपिनियन इज ऑफ डिसिसिव इम्पोर्टेंस फॉर डेमोक्रेसी। आर यू वॉन्डरिंग वाई? Public opinion is made up with citizens or specific groups that reflect on their community and express their criticisms, their proposal, or their arrangement to influence the construction of political will. It is not possible to talk about only one, but of several public opinions because in a plural society. तो इसमें भी जो है उन्होंने ऑपोजिशंस के बारे में ही बात की गई है। कहते हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है ये बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। क्या आप सोच सकते हो क्यों? इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही दिया गया है, जो पब्लिक ओपिनियन है पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करने के लिए एक टूल है, एक साधन है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन कैसे बनती है? जो मीडिया है मोस्टली मीडिया के थ्रू जो है वो देते हैं, कंपेन्स देते हैं, स्लोगन्स देते हैं। तो कई बार व्यक्ति जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, या कई बार रिलीजन की वजह से, कई बार कल्चर की वजह से, या पर्सनल जो है व्यक्ति उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उन्हें उनके बारे में कई बार नहीं पता होता। तो हर एक व्यक्ति जो है, हर एक सिटीज़न जो है, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस सभी के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब है क्या। पब्लिक ओपिनियन जो है भेड़ चाल की तरह नहीं होनी चाहिए कि उसने बोला है कि वहाँ उससे वोट डालने हो तो उसको डालें, नहीं। पब्लिक ओपिनियन ये है लोकमत। लोकमत होता है कि हमें उसको वोट डालनी है जिसके रूल्स रेगुलेशंस या जिसकी पॉलिसीज़ जो है, जिसके स्लोगन्स जो है हमें अच्छे लगे, जो हमारे वेलफेयर के लिए कार्य करें, हमें लगता हो कि वो हमारे वेलफेयर के लिए कार्य करें। तो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल और सोशल ह्यूमन राइट्स में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये इनमें मीटिंग्स होती हैं, पब्लिक ओपिनियंस बनती है। तो पब्लिक ओपिनियन जो है व्यक्ति को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये अकेला पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, इंटरेस्ट के लिए भी है। व्यक्ति के जो इंटरेस्ट हैं इससे बनते हैं। What articulates public opinion or more accurately public opinions? अब कहते हैं कि public opinions क्या है और accurately public opinions क्या है। How you can you? For example, now what happens every day in politics, and at are the instances that inform you on the current controversies concerning society. तो जब आपको नॉलेज होगी कि आजकल क्या हो रहा है, इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शन हो चुके हैं, कौन प्रेसिडेंट बना, कौन पीएम बना, तो इसके बारे में जब आपको नॉलेज होगी तो कुछ जो है आपके पब्लिक ओपिनियंस बनती रहेंगी, या आपको पता चलेगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है, कौन सी स्कीम जो है उसने लगाई है, हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उस वजह से भी जो है हमारी पब्लिक ओपिनियन बनती है। सो नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी डजंट कीप अप ऑल अलोन। डेमोक्रेसी जो है अकेला तो कार्य नहीं कर सकता, कोई भी एक व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी में अकेला कार्य नहीं कर सकता। Factors or elements which helps in maintaining democracy as a concept. You might have been feeling through the preceding part that a democracy endowed with all the key elements mentioned above is firmly established and will function as well as forever. Democracy, unfortunately, is not considered as a permanent building, like a stable and a well-constructed house, for instance, that will stay unchanged beyond the centuries. तो डेमोक्रेसी है क्या, इसमें उन्होंने बताया है कि डेमोक्रेसी कोई परमानेंट बिल्डिंग नहीं है, कोई स्टेबल परमानेंट पार्ट नहीं है, या फिर कोई कंस्ट्रक्टेड हाउस नहीं है जो हाउस बन चुका हुआ है। डेमोक्रेसी जो है एक परमानेंटली एक रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, मेंटेन किया गया है। इसमें जो है 3 सेपरेट स्टेट पावर्स दी गई है। एक जो है स्टेट को रन जो हमारे लॉज बनाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो हो गए, और 4 या 5 ईयर के लिए जो इलेक्ट किए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी ये सारा जो है एक पॉलिटिकल इलाइट्स की तरह है, जो इलाइट्स के हाथ में जो गवर्नमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल्स के हाथ में, और ये जो है व्यक्ति के थिंकिंग और बिहेविंग पर भी बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कल्चर पे भी पूरा तरह इसमें इसका इन्फ्लुएंस होता है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में भी। तो इसमें जो है हमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पता चलता है, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में पता चलता है, और
गवर्नमेंट लीडर्स के बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? उन्होंने बोला है जैसे एक न्यू रोड है, उसको मार्केट बनाना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, रेनोवेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा है ऐसे ही कहता स्टेट और स्टेट या फिर हेड ऑफ स्टेट, सेंट्रल स्टेट या रीजनल अथॉरिटी के साथ होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कोई भी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि सारी पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, डिक्टेटरशिप वाला रूल नहीं है। जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड की गई हैं, सेंटर और स्टेट में जो है विभाजित की गई है। तो ये ग्रास रूट भी इनको बोला जाता है क्योंकि इसमें बेसिक कम्युनिटीज़ जो है वो वर्क करती है। इसमें लोकल बॉडीज़ भी होती हैं और रीजनल बॉडीज़ भी होती हैं। तो इन्हें लोकल और रीजनल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है और रीजनल बॉडीज़ भी कहा जाता है। सबसे ऊपर टॉप पे जो है रीजनल बॉडीज़ होती है और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बाद में जो है रीजनल बॉडीज़ जो होती है सेंट्रल स्टेट के लेवल पर भी होती है। स्टेट के सिविल सर्वेंट्स जो है इन्हें मैनेज करते हैं। अब when a state is decentralized in its structure, this means that the regional bodies take on the decision, competence and responsibilities of the population. It is then necessary that they have at their disposal their own financial resources. इसमें क्या है कि रीजन को ये अपना कार्य खुद कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो खुद कर रहा है। तो उनके जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे, रीजनल बॉडीज़ के द्वारा। तो ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यही होता है कि बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें डिवाइड कर दी जाती है पावर्स, सेंट्रलाइज नहीं होती। जैसे कि मडागास्कर जो है इसमें भी ऐसे था, हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट का बना हुआ जिसमें पॉलिटिकल लाइफ जो है उसकी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी और ना ही जो है रीजनल स्ट्रक्चर था। तो उसके लिए जब हमने जो है सर्वे किया तो हमें पता चला कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, जैसे कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, ये सारे जो है ना ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। Madagascar belongs to the group of countries in which centralized organization structures are part of tradition. तो हमने देखा कि जो ऊपर हमने पढ़ा है कि जो मडागास्कर था उसमें जो है सेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, लाइक फ्रांस एंड अदर फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज, जैसे फ्रांस में होती थी और कुछ और फॉरेन कॉलोनीज में होता था। तो इस तरीके से क्या होता है कि पावर जो है एक डिक्टेटर की तरह हो जाती है। एक जैसे कि एक डिक्टेटरशिप होता है, एक राज्य का राज होता है, तो सभी पावर्स जो है वो एक व्यक्ति के पास होती है। In these countries, the decentralization process is always shown between centralism and the participation of regional bodies in a context democracy consolidation. In those countries, the decentralization process is highly politicized to the detriment of the fact a democratic mode of government is being established. तो इसमें जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को डेमोक्रेटिक मोड ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। तो आज हमने ये सारा पढ़ा है। तो आगे हम जो रह गए हैं क्या क्या रह गया हमारा, पॉलिटिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट लीडर्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है हम